नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? एक आखिरी पड़ाव, एक आखिरी दांव, एक आखिरी मैच और एक आखिरी उम्मीद दो टीम्स की जो सीजन 11 की ट्रॉफी उठाना चाहती हैं। हरियाणा स्टीलर्स फाइनल में पहुंचे हैं। कुछ बहुत हैरानी की बात नहीं है, पिछला सीजन भी उन्होंने फाइनल खेला था। पटना पायरेट्स सबको, माई सेल्फ इंक्लूडेड, चौंकाते हुए फाइनल में आई है और उन्होंने वाकई में बताया है कि सिर्फ सो कॉल्ड बड़े नाम वाले खिलाड़ी नहीं, बड़ा परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी और उनकी टीमें आगे पहुंचती हैं। इन दोनों टीमों की तो फाइनल की तो इस सीजन में आखिरी बार चर्चा करूंगा। साथ में एक बड़े खिलाड़ी की चर्चा भी करनी बनती है भाई, जो पटना में खेल चुके हैं, पटना के लाल कहला चुके हैं, जो निर्विवाद तौर पे प्रो कबड्डी के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, प्रदीप नरवाल। क्या वाकई में उनका सीजन इतना खराब था जितना उनकी टीम की परफॉर्मेंस बताती है? 22 मैच और 2 जीत। क्या प्रदीप वाकई में उतना खराब खेले जितना दुनिया समझती है? आइए चर्चा करते हैं। स्वागत एक बार, एक अंतिम बार इस सीजन में आपका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। अब सेमीफाइनल हुए, धमाकेदार हुए। हरियाणा ने यूपी को हराया 28-25 से, पटना ने हराया दबंग दिल्ली को 32-28 से। जैसे सेमीफाइनल होने चाहिए थे वैसे ही हुए हैं और जिस प्रकार से दोनों एलिमिनेटर, पहला तो बहुत ही वन साइडेड, दूसरा तकरीबन वन साइडेड हो गया था, प्रिडिक्टेबल हो गया था, सेमीफाइनल वैसे नहीं हुए। और जैसी आप और मैं उम्मीद कर रहे थे कि स्लो गेम होगा, डू एंड डाई पे टीम्स खेलेंगी, फूंक फूंक के कदम रखेंगी, क्योंकि जब दाव पे बहुत ज्यादा कुछ लगा हो तो फिर टीम्स संभल कर चलती हैं। वैसे ही मैच हुए, टेक्टिकल ब्रिलियंस हमने देखी और आखिरी 5-7 मिनट्स में जब मैच डिसाइड होते हैं तो पता चलता है कि भाई कबड्डी इसी को कहते हैं। अब आ गया फाइनल, हरियाणा के सामने पटना पायरेट्स। लीग स्टेज में यार मेरे से हर बार गलती कैसे हो जाती है, या कई बार मैं आप लोगों का ज्ञान चेक करने के लिए क्या जानबूझ के स्कोर गलत बोलता हूं? ऐसा नहीं है। पटना पायरेट्स और हरियाणा स्टीलर्स इस सीजन में जो 2 मैच खेले हैं, दोनों मैच हरियाणा ने जीते हैं, 42-36 और 37-32। ठीक कहा? नहीं कहा ठीक तो नीचे बताइए। जो आप अक्सर बताते रहते हैं उसके लिए तालियां तालियां तालियां। कभी उड़ीसा आए तो यहाँ का छेना पोड़ा जरूर खाइएगा। मतलब मैंने कल रात को खाया था। झारसुगुड़ा से राहुल खेला आते हुए। हॉकी इंडिया लीग शुरू हो गई है। एनीवेज, कमिंग बैक टू कबड्डी लीग, हरियाणा पटना, अब दोनों टीम में कहानियां बहुत सारी हैं, कनेक्शन बहुत सारे हैं। पहली कहानी तो यह है कि ये अब तक की सबसे सफल टीम और वंचित टीम का मुकाबला है। पटना 4 बार फाइनल खेली, 3 बार जीती। एक बार उनके कोच अर्जुन सिंह जी थे, एक बार संजीव बालियान साहब थे, एक बार राम मेहर साहब थे, चौथी बार भी राम मेहर साहब थे जब आप दिल्ली से हारे थे वो 1 पॉइंट से। सामने हरियाणा स्टीलर्स, दूसरा फाइनल है, लगातार दूसरा फाइनल है। ये भी एक कहानी है और इस कहानी का सब पार्ट 2 क्लॉज 1, 2, 3 ये है कि मनप्रीत का एज अ कोच चौथा फाइनल होने वाला है प्रभु। गुजरात 5 और 6 सीजन में दोनों बार आप हारे, एक बार पटना से, एक बार बुल से और एक बार पिछले सीजन में पुनेरी पल्टन से। और मुझे याद है मैच के बाद, अब देखिए मेरे लिए हैं सारे कोचेस सब बराबर, अब मैं नहीं चाहता वो सिचुएशन किसी भी कोच के साथ आए, पर एक कोच के साथ तो आएगी। पिछले सीजन में मैंने बाद में मनप्रीत पाजी से बात की और वो फोन में रुमांसे हो रहे थे। अब जाहिर सी बात है, ही सेड पाजी मेरी किस्मत खराब है, मैं 3 फाइनल खेल के जीत नहीं पाया। मेरा टेक ये था पर्सनली, जो मैं ओपनली बता रहा हूं, मैंने उनको यही बताया था, पाजी आप अनलकी कोच नहीं हो। कितने ऐसे कोच हैं जो 3 फाइनल खेले हैं? उंगलियों पे गिन सकते हैं आप। इवन राम मेहर सिंह एज अ कोच, एज अ चीफ कोच 2 फाइनल खेले हैं, आप 3 फाइनल खेल चुके हो। तो ये जीत की भूख होती है जो कोच को इमोशनल बनाती है। इमोशनल मुकाबला आज वाला होगा। कहानी नंबर 2 क्या है? मनप्रीत बनाम पटना का मैच है भाई। पटना जब पहली बार चैंपियन बनी सीजन 3 में, मनप्रीत उस टीम के कोच थे। वो यू मुंबा को हराया था, वो दिल्ली के IGI स्टेडियम में, वो प्रदीप पहली बार स्टार, साथ में रोहित सुपरस्टार। मनप्रीत एज अ सेल्फलेस कैप्टन, मुझे याद है पहला हाफ खेलते थे, दूसरे हाफ में बाहर बैठ के यंगस्टर्स को खिलाते थे। सीजन 5 में कोच बन के आ गए। कहानी नंबर 3, हमारे भैया शादीलाल अब ताऊ शादीलाल भिवानी वाले हैं भाई।
शार्दुल पहली बार पटना के लिए खेले, अब पटना के विरुद्ध खेल रहे हैं और पटना के साथ खेलते हुए जो उन्होंने दिल्ली के खिलाफ सुपर टैकल की रेल बना दी थी वो भी आपने देखी है। कहानी नंबर 4, ये नरेंद्र रेणु साहब और हरियाणा का भी तो मुकाबला है। रेणु साहब कुछ सीजन्स पहले हरियाणा के असिस्टेंट कोच रह चुके हैं भाई। रेणु साहब के लिए अलग से तालियां हैं। एक ऐसी टीम जिसमें सुपरस्टार्स ना के बराबर हैं, 2 यंगस्टर्स को लेके, 2 यंग रेडर्स को लेके और कुछ बेहतरीन स्पेशली कॉर्नर डिफेंडर्स को लेके आपकी टीम फाइनल आ गई है। ये एक स्टोरी है। पटना पायरेट्स सीजन 11, ये एक कबड्डी के जो स्टूडेंट हैं मेरे जैसे, आपके जैसे, जो कबड्डी को समझना चाहते हैं या कोशिश कर रहे हैं, हम सबके लिए एक स्टोरी है कि कैसे आप ऐसा भी नहीं है कि डिफेंस बहुत तोड़ू काम कर रहा है या 2 रेडर हर मैच में 20-20 पॉइंट ले रहे हैं। उसकी चर्चा कभी करूंगा जब टाइम मिला तो। बट मुद्दे की बात यह है कि पटना और रेणु साहब के लिए तालियां हैं। तालियां हैं तो फिर लड़ाइयां भी होने वाली हैं। बैटल कहां होने वाली है? नंबर 1 रेडर और नंबर 1 डिफेंडर आमने सामने हैं। देवांग दलाल नंबर 1 रेडर, 200 कितने पॉइंट मैंने लिखे थे मैं भूल गया, 296 रेड पॉइंट देवांग दलाल के हैं। और ताऊ शालीलाल भिवानी वाले 77 टैकल पॉइंट आपके हैं। नंबर 1 डिफेंडर बनाम नंबर 1 रेडर। ये यंगिस्तान है कबड्डी का। लड़ाई नंबर 2, दोनों टीम का रेडिंग और दोनों टीम का डिफेंस डिपार्टमेंट तकरीबन बराबर चला है। अब आप रेडिंग बनाम रेडिंग कह लीजिए, आप रेडिंग बनाम डिफेंस कह लीजिए। हरियाणा के रेडर्स ने तकरीबन 20.5 रेड पॉइंट प्रति मैच लिए हैं, रैंक है 3रा, विच इज नॉट बैड। पटना के रेडिंग डिपार्टमेंट ने तकरीबन 23.25 रेड पॉइंट प्रति मैच लिए हैं, रैंक है 1ला। डिफेंस में हरियाणा के डिफेंस ने तकरीबन 11.25 साढ़े 11 पौने 12 टैकल पॉइंट प्रति मैच लिए हैं, रैंक है 2रा। पटना के डिफेंस डिपार्टमेंट ने तकरीबन 11 टैकल पॉइंट प्रति मैच लिए हैं, रैंक है 4था। ऑलराउंड टीम्स का ये मुकाबला है, तो सही मायने में जो लड़ाई है वो ऑलराउंड एबिलिटीज बनाम ऑलराउंड एबिलिटीज की है। तीसरी लड़ाई सबसे बड़ी होने वाली है जो खेली जाती है यहां पे, और ये बात मैं कई सीजन से यहां भी और कहीं और भी कहता आया हूं कि खिलाड़ियों से पहले, खिलाड़ियों से ज्यादा मैं फैन होता हूं कोचेस का, क्योंकि कबड्डी ऐसा खेल है जो कैप्टन के साथ साथ कोच का भी खेल है। अब क्रिकेट पूरी तरह से 80% 90% कैप्टन का खेल है, क्योंकि मैदान में खड़ा होकर कैप्टन टीम को चलाता है। फुटबॉल और हॉकी काफी हद तक कोच के खेल हैं, क्योंकि वो स्ट्रेटेजीज डिसाइड करते हैं। कबड्डी एक विलक्षण खेल है जहां कोच बाहर बैठ के इंस्ट्रक्शंस भी देता है, जहां रेड टू रेड कैप्टन भी गेम को चलाता है। इसलिए मनप्रीत सिंह और नरेंद्र रेणु जो अपनी टीम को मेंटली कंफर्टेबल करके आएंगे, जो अपनी टीम को बिग मैच प्रेशर हैंडल करने की साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग देकर आएंगे, उनकी टीम जीतेगी। अब कहने को हरियाणा के पास वो खिलाड़ी ज्यादा हैं जिन्हें बड़े मैचेस खेलने का अनुभव है। शार्दुल, विनय एवं शिवम, जयदीप, राहुल सेठपाल, यहां अनुभव के नाम पे पटना के पास खिलाड़ी कम है, बट ये मैटर नहीं करता। फाइनल में एक मैच अच्छा खेलना है, एक मैच आपने और बेहतरीन खेलना है, अनुभव या युवा शक्ति। तो 2 कोचेस मुझे लगता है सबसे बड़ी बैटल इन दोनों के बीच में है। अब जल्दी से सूत्रों पे आ जाता हूं, फिर सुनाऊंगा आपको कहानी प्रदीप नरवाल की, स्टैटिस्टिकल कहानी सुनाऊंगा। हरियाणा के लिए सूत्र क्या है? सेम स्क्वाड के साथ जाइए, ऑलमोस्ट 5-2 पे आप खेले थे, उसी के साथ शुरुआत कर सकते हैं। नंबर 2, शुरुआत वैसे ही कीजिए रेडिंग में, टिपिकल मनप्रीत शैली, डुओ डाई रेड पे खेलेंगे, सहज पके सो मीठा होए, जाते ही हल्ला नहीं बोलेंगे। फाइनल है, अपने पत्ते जल्दी कोई टीम शो नहीं करेगी आज, नहीं करनी चाहिए आज। नंबर 3, जो 2 रेडर हों, विनय और शिवम, अपनी अपनी मजबूती पे खेलें। विनय जाके राइट कॉर्नर को शिकार बनाने की ट्राई करे, रनिंग हैंड टच, और शिवम लेफ्ट कॉर्नर को। अपनी अपनी मजबूती पे खेलिए। कवर्स में उतनी गहमा गहमी नहीं होती है पटना के जितनी कॉर्नर्स पे होती है। सूत्र नंबर 4, शार्दुल और राहुल, यहां भी मजबूती कॉर्नर्स में है। हालांकि संजय भी अच्छा खेलते हैं और जयदीप तो फिर है ही हैं, लेकिन शार्दुल और राहुल सेठपाल को डिफेंस लीड करना पड़ेगा, टैकल्स की शुरुआत करनी पड़ेगी। सामने अयान आए या देवांग आए, वो कॉर्नर्स का कॉम्बिनेशन और कॉलिंग बराबर होनी चाहिए। कल तो शार्दुल ने मतलब वो जो बैक होल्ड जाके पीछे से हल्की सी पीठ देखी और उठा के जो बाहर पटका था, वो उनका अलग लेवल का कॉन्फिडेंस दिखाता है। पटना किस लेवल पे सूत्रों के साथ जाएगी? नंबर 1,
मेरे हिसाब से 4-3 की फॉर्मेशन आज इनके लिए बेहतर रहेगी, क्योंकि हरियाणा का डिफेंस कुछ ज्यादा ही बढ़िया है। पर समस्या यह है कि इनका थर्ड रेडर पूरे सीजन में कुछ ज्यादा उत्कृष्ट खेला ही नहीं, या यूं कहिए कि दिवांग और अयान के चलते थर्ड रेडर की जरूरत नहीं पड़ी। सुधाकर को बहुत अवसर नहीं मिले, वो चले भी नहीं। तो आई थिंक आपको फिर 5-2 ही शुरू करना पड़ेगा। आग का जवाब आग से दीजिए। हरियाणा के पास 5 डिफेंडर, आपके पास 5 डिफेंडर। देखते हैं कि पहले पलक कौन झपकता है। ये होने वाली है टैक्टिकल बैटल। कहानी नंबर 2, अयान आपने ठिकाने लगाना है शार्दुल को। लेफ्ट रेडर्स के सामने शार्दुल थोड़ा सा विचलित होते हैं, थोड़ा बाहर भी आते हैं, लेकिन वहां से आप रनिंग हैंड टच करके जो सीधा एस्केप कर सकते हैं, उससे अच्छा मौका शार्दुल पे मिलेगा नहीं। एक किक भी हो सकती है जो दिवांग लगा सकते हैं। सूत्र नंबर 3, दिवांग या तो शार्दुल को थोड़ा बाहर बुला के किक लगाइए, अंदर जाके किक लगाएंगे तो वो आपके दूसरे पैर पे डाइव मार देंगे जो जमीन पे जुड़ा होता है। या उससे बेहतर है कि दिवांग करें राइट के डिफेंस पे अटैक, जहां राहुल सेखपाल हैं, उनको आउट करना भी जरूरी है। एक्स फैक्टर दिवांग, अयान, शार्दुल, राहुल नहीं होंगे। एक्स फैक्टर आज होंगे मनप्रीत सिंह और नरेंद्र रेडू। ये कोचेस का मैच है। खिलाड़ी खेलेंगे पर कोचेस उनका मैच है। ये जो कोच आज ज्यादा मेंटली टफ हुआ, जो कोच अपनी टीम को ज्यादा आज टफ बना के लेके आया, जीतने उसकी टीम वाली है प्रभु। अच्छा, मेरे सवाल में कोई नहीं जीता। मैंने पिछले वीडियो में सवाल पूछा था कि पंजाब से आने वाले 3 खिलाड़ियों के नाम बताइए जो एशियन गेम्स खेले हुए। पंजाब से आने वाले भारत के लिए तो बहुत प्लेयर खेले हैं, एशियन गेम्स मनप्रीत खेले हैं, मनिंदर नहीं खेले हैं प्रभु। वो एशियन चैंपियनशिप खेले हैं 2017 में, एशियन गेम्स नहीं खेल पाए मनिंदर सिंह। बलविंदर सिंह फिड्डा लेजेंड ऑफ द लेजेंड्स, पर एशियन गेम्स नहीं खेले क्योंकि एशियन गेम्स जब आए तो उसमें 80 किलोग्राम वेट कैटेगरी बन गई थी। फिड्डा साहब तो 100-125 किलो के थे, इसलिए गुरमिंदर सिंह बराड़ साहब, जिनकी मैंने कहानी सुनाई थी आपको हफ्ता 10 दिन पहले, वो भी इसी कारण से एशियन गेम में नहीं खेल पाए क्योंकि वो भी 100 किलो के वजन वाले थे। कुछ भाई लोगों ने अजय ठाकुर को पंजाब का बना दिया। अजय ठाकुर पंजाब से दूर नहीं है, हिमाचल से हैं, पड़ोस में है नालागढ़, पर वो पंजाब से नहीं है। कुछ मित्रों ने संदीप करवाल का नाम रख दिया, नहीं खेले। कुछ लोगों ने जसवीर सिंह जी, अब मैं अपने वीडियो में बताता हूं कि जसवीर सिंह यूपी वाले, उनका कनेक्शन पंजाब से है, पर वो एशियन गेम्स नहीं खेले और वो पंजाब में पैदा नहीं हुए, वो यूपी में पैदा हुए हैं। और भी कई इंटरेस्टिंग नाम मैंने देखे हैं। 3 खिलाड़ी जो सहज तौर पे मुझे याद आते हैं। पहले एशियन गेम्स के कैप्टन भाई हरदीप सिंह साहब, 1990 एशियन गेम्स कैप्टन, पंजाब से उनका संबंध है। नंबर 2 मनप्रीत सिंह, 2002-2006 पंजाब से उनका संबंध है। नंबर 3 गुरप्रीत सिंह, 2014 एशियन गेम्स, वो राइट कॉर्नर खेलते थे, बुल्स के लिए भी खेले थे सीजन 1। किस को नहीं याद, किसी को नहीं याद, मुर्गे बन जाओ। तो ये 3 सही नाम किसी ने नहीं दिए, कॉम्बिनेशन में दिए, 3 सही नाम किसी ने नहीं दिए। तो आज की पार्टी में खुद ही खाऊंगा। यहाँ उड़ीसा में जो छेना पोड़ा मिलता है और जो वो ब्राउन कलर का रसगुल्ला मिलता है वो खाऊंगा। और उड़ीसा में क्या किया जाए, राउर खेला में अब मैं 1 महीना हूं हॉकी के लिए, क्या किया जाए वो नीचे कमेंट्स में बताइएगा। प्रदीप नरवाल की कहानी बताने से पहले आखिरी बार इस सीजन में अपना फोन उठाइए। एक्सचेंज 22 की ऐप का लिंक नीचे है, अगर डाउनलोड नहीं की है तो क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। मन करे तो मेरा रेफरल कोड तनेजा लगाइए। और हरियाणा और पटना के मैच में कौन से खिलाड़ी आपको लगता है उनके साथ जो रेट दिया हुआ है उससे बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, तो उन्हें खरीदिए। अगर आपको लगता है कि उससे खराब परफॉर्म करेंगे तो उन्हें बेचिए। जैसे आप स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदते हैं, वैसे ही एक्सचेंज 22 है स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट। मैं आ रहा हूं अब कहानी पे। कहानी के नायक है प्रदीप नरवाल। ऑन द फेस ऑफ इट, सामने अगर देखा जाए तो बेंगलुरु बुल्स 22 मैच में से जीती है सिर्फ 2, और जिस टीम में प्रदीप नरवाल हो उससे आपकी भी और मेरी भी उम्मीदें होती हैं ज्यादा। हालांकि अब जेनरेशन चेंज हो रही है, हो चुकी है, पर क्या प्रदीप नरवाल की फॉर्म इतनी खराब हो चुकी है कि कुछ लोग नाराज होकर कहते हैं, कुछ लोग प्यार से कहते हैं कि इनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए या प्रदीप में वो जान नहीं बाकी है। देखिए 2 चीजें हैं, तो मैं करने वाला हूं बात ईमानदारी से। नंबर 1, रिफ्लेक्सेस उम्र के साथ बढ़ती नहीं है, कमजोर होती हैं, वो दिखता है। स्पीड रेडर की उम्र के साथ कम होती है और वो दिखती है।
डिफेंडर चिरलाथन जैसे, जीवा जैसे, जोगिंदर नरवाल जैसे 35, 40, 45 साल की उम्र तक खेल जाते हैं, खेल रहे हैं। फजल भी 30s में है। रेडर के लिए बहुत लंबा खेलना है कठिन, क्योंकि सिंथेटिक मैट के ऊपर जब कबड्डी खेली जाती है, जब आप दौड़ते हैं शूज पहन के, उसके ऊपर लिगामेंट्स इंजरी होने के चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा। इसीलिए अगर आप किसी कबड्डी खिलाड़ी से बात करेंगे, हर कोई यही बताएगा कि अगर आप मिट्टी पे खेलते हैं तो इंजरी होने के चांसेस कम हैं। वहां हो सकता है कि बहुत जोर से गिर गए और हड्डी टूट गई, लेकिन लिगामेंट इंजरी, टेंडन इंजरी होने के चांसेस मैट पे ज्यादा है। पैर फंस जाते हैं कई बार वो फ्रिक्शन के चलते। तो मैं अगर पर्सनली बोलूं, मेरी खुद की अपनी थ्योरी है, अगर कोई रेडर प्रो कबड्डी में लगातार 5 सीजन एक पीक पे खेल जाए तो मैं उसको लेजेंड की श्रेणी में मान लेता हूं। प्रदीप नरवाल सीजन 3, 4, 5, 6, 7 तक ऑलमोस्ट एक पीक पे खेले, और जब उनकी पीक थी सीजन 4 और 5, कोई उनके आसपास भी नहीं था। अब उम्र के साथ फॉर्म, फिटनेस, स्पीड नीचे आती ही आती है, ये बात सबको स्वीकार होनी चाहिए। उम्र के साथ आप थोड़े प्रिडिक्टेबल भी हो जाते हैं। एक और क्लासिकल एग्जांपल, राकेश कुमार। वो पहले सीजन में उन्होंने 100 के आसपास पॉइंट लिए, लेकिन अगर यही प्रो कबड्डी 2010 में शुरू हुई होती तो शायद राकेश वो रिकॉर्ड बना देते जो कोई सोच भी नहीं सकता। क्योंकि जब राकेश अपनी पीक पर थे, कोई रेडर उनके आसपास भी नहीं था। जब प्रो कबड्डी आई तो राकेश की पीक नहीं थी, वो पीक से नीचे थे। जब प्रो कबड्डी आई तो अनूप अपनी पीक पर थे, राहुल अपनी पीक पर थे, प्रदीप अपनी पीक पे आए, 5 सीजन एक साथ अच्छा खेल गए। कितने रेडर आपको याद आते हैं जो लगातार 5 सीजन पीक पे खेले हों? राहुल चौधरी तकरीबन सीजन 5 तक, 4 तक तो लाजवाब खेले हैं, 5 तक भी, और तब तो सीजन भी 1-1 महीने के थे। बाद में सीजन भी 2.5-3 महीने के हो गए थे। राहुल चौधरी याद आते हैं जो 5 सीजन एक पीक पे खेले एज अ रेडर। उसके बाद अभी की जनरेशन देख लीजिए, अर्जुन देशवाल कितने 4 सीजन हुए हैं उनको एक पीक पे खेलते हुए। आशु मलिक दूसरा सीजन है, नवीन 3 सीजन लाजवाब खेले, फिर इंजरीज ने घेर लिया। गिने चुने रेडर हैं जो 3, 4 या 5 सीजन एक पीक पे खेले हों, और उसमें सबसे ऊपर है प्रदीप नरवाल। ये हुई दिल की बात, ये हुई जज्बातों की बात। आंकड़ों की बात क्या है? क्योंकि कई बार आंकड़े असली कहानी नहीं बताते, कई बार आंकड़े असली कहानी बताते हैं। अब ये स्टैट्स देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि प्रदीप नरवाल क्या वाकई में आउट ऑफ फॉर्म थे इस सीजन में। इस सीजन में प्रदीप ने 19 मैच खेले हैं, उनको रेड मिली है 225, और ये मैंने आंकड़े लिए हैं ग्रुप स्टेज तक के, ताकि दिवांग, अयान और अर्जुन के साथ जब मैं कंपेयर करूं तो ग्रुप स्टेज का ही कंपैरिजन हो, एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन हो। प्रदीप नरवाल 19 मैचेस, 225 रेड, प्रति मैच आपको रेड मिली है 12 से कम 11.8, पॉइंट लिए हैं आपने 107, तो आपका स्ट्राइक रेट है 47.5 का, और एवरेज है 5.5 की। एवरेज देखने में खराब लगती है, पर स्ट्राइक रेट देखिए 47.5, रेड मिली है आपको 12 से कम। अब तुलना कीजिए अर्जुन देशवाल से, जिन्होंने 22 लीग मैच खेले, रेड इनको मिली 431, प्रदीप से 200 ज्यादा। रेड प्रति मैच तकरीबन 20 रेड पर मैच मिली है, पॉइंट 225, स्ट्राइक रेट 52.5, यानी प्रदीप से सिर्फ 5% ज्यादा। एवरेज प्रदीप से डबल है 10.2। देवांग 22 मैचेस, रेड मिली 378, रेड पर मैच 17 रेड, पॉइंट 280, स्ट्राइक रेट इनका बहुत ऊंचा है 74 का, एवरेज है 13.25 की। फिर अयान लोचम 22 मैच, 285 रेड, 13 रेड्स पर मैच, पॉइंट 165, स्ट्राइक रेट 58 और एवरेज 7.5। अब बाहर आइए, प्रदीप की तुलना अगर आप देवांग से करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि दोनों की उम्र में अच्छा खासा फर्क है, दोनों की स्पीड में अच्छा खासा फर्क है। प्रदीप की तुलना अर्जुन देशवाल से कर लीजिए। अर्जुन देशवाल की स्ट्राइक रेट है 52 की, प्रदीप की 47.5 की, जो कतई खराब नहीं है। प्रदीप हर मैच में 12 रेड कर रहे हैं, अर्जुन देशवाल हर मैच में 19-20 रेड कर रहे हैं। तो अगर स्ट्राइक रेट में आप देवांग के साथ तुलना करेंगे, प्रदीप का 47.5 और देवांग का 74, तो उसमें फर्क है। अब देवांग है बहुत यंग और अपनी पीक पकड़ रहे हैं, प्रदीप अपनी पीक पे नहीं है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए और इन तमाम चीजों को देखते हुए माय लॉर्ड, मैं अभी भी ये मानने को तैयार नहीं हूं कि प्रदीप आउट ऑफ फॉर्म है।
दिक्कत ये हो जाती है कि मेरे जैसे लोगों ने, आपके जैसे लोगों ने जब प्रदीप को 3, 4, 5, 6, 7 सीजन में खेलते देखा है तो वो अनटचेबल थे, कोई नहीं उनको आउट कर पाता था। कोई विरला मैच होता था कि प्रदीप पहले हाफ में 1 पॉइंट लिया, 2 पॉइंट लिए, दूसरे हाफ में 20 पॉइंट ले जाया करते थे। वो अकेले दम पे फाइनल जितवाते थे पटना को, वो अकेले दम पे चैंपियन बनवाते थे। अब ठीक है, आप मुझसे पूछे कि फेवरेट क्रिकेटर कौन, मैं कहूंगा सचिन तेंदुलकर, आप कहेंगे विराट कोहली या रोहित शर्मा। जनरेशन का फर्क है। मैं प्रदीप नरवाल की जनरेशन का भी हूं, मैं अनूप कुमार की जनरेशन का भी हूं, मैं देवांग दलाल की जनरेशन का भी हूं। पर एप्पल टू एप्पल अगर मैं कंपेयर करूं, 12 रेड पर मैच अगर आप कर रहे हैं और 5.5 की आपकी एवरेज है तो ये बुरा परफॉर्मेंस नहीं है। फर्क यह है कि हमें प्रदीप को 20-25 पॉइंट लेते देखने की आदत थी कुछ साल पहले, वहां प्रदीप नहीं जा पा रहे, तो देखने में लग रहा है कि प्रदीप आउट ऑफ फॉर्म है, पर आंकड़े आपने देख लिए। और एक और चीज जो मैंने नहीं जिक्र की, जो आपने जरूर नोट की होगी, कितना टाइम प्रदीप बाहर बैठे हैं। आपने 5 रेड किए, आप आउट हुए, फिर 10 मिनट बाद अंदर आए, एनर्जी डाउन हो गई। बहुत से फैक्टर होते हैं जो स्टैट्स के जरिए भी समझाए नहीं जा सकते। उम्मीद है मैं अपनी बात आप तक रखने में कामयाब हुआ। तो 2 चीजें आप लोगों को करनी है प्रभु लोग। एक तो बताइए कि ट्रॉफी कौन जीतेगा, नरेंद्र रेणु साहब के पटना पायरेट्स 4थी बार चैंपियन, या फाइनली मनप्रीत सिंह पहली बार चैंपियन। आखिरी पड़ाव है, आखिरी मंजिल है, आखिरी मैच है। और एक अपना व्यू बताइए कि प्रदीप नरवाल की फॉर्म को लेकर आपका क्या ख्याल है। उम्मीद करता हूं ये हॉकी सीजन खत्म होने के बाद प्रदीप से मुलाकात करूंगा, और भी बहुत महीनों से मैं ट्राई कर रहा हूं मनप्रीत से मिलने की और अपने बहुत से मित्रों से मिलने की कोशिश करूंगा। इस बार टाइम निकले, क्योंकि कमेंट्री का सीजन थोड़ा लंबा हो जाता है तो मिल नहीं पाता हूं। जूम और ऑनलाइन इंटरव्यू करने में मुझे मजा नहीं आता। मैं चाहता हूं कि घर में जाऊं, बैठूं, बात करूं। ईश्वर करे वो दिन आए और आपके फेवरेट खिलाड़ियों और कोचिस से उनके घरों में और उनकी अकेडमीज में बैठ के मैं उनसे बात कर पाऊं। आपका प्यार बना रहे, वीडियोज और भी आते रहेंगे। कोशिश करूंगा लॉन्ग नहीं तो शॉर्ट, नहीं तो किसी तरह से आप लोगों से संवाद बना रहे। इस सीजन में, प्रो कबड्डी सीजन में जाने से पहले आखिरी बार आपको बता दूं कि एक्सचेंज 22 की ऐप पे आपने कौन से खिलाड़ी लेने हैं। हरियाणा में ताऊ शादीलाल भिवानी वाले आपके पास होने चाहिए, जयदीप भी होने चाहिए और विनय भी होने चाहिए। पटना में 2 लाल जरूर होने चाहिए, जिनका नाम है देवांग और अयान। साथ में ले लीजिए शुभम को, उनके एक्सपीरियंस के लिए और आपके प्यार के लिए, आपके सहयोग के लिए, मेरी गलतियां मुझे बार बार बताते रहने के लिए। वो भी एक तरह का प्यार होता है, वो बताते रहिए, वो जरूरी है। जल्दी आपसे फिर मिलूंगा, मे भी कबड्डी में, मे भी किसी और खेल में, लेकिन मिलूंगा जरूर, ये मेरा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब प्रभु लोगों का, दिल से, ठीक हो ना, दिल से। जय हिंद।